This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. We have already started a linear programming problem. Let's see here, exercise 12.1, question number 1. We are going to plot the linear inequalities which are the subject to constraint of the given LPP. And the first inequality is here x plus y. So just I am typing the inequality. यहाँ से आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को जो मैं टाइप कर रहा हूँ, x plus y लेस देन 4. ये दिखा आपको ये कैसे लेस देन और इक्वल टू किया तो ये डार्क लाइन दिखा रहा है, और ये शेडेड एरिया इधर क्यों आया होगा, लाइन इस तरह से क्यों बना होगा. तो सबसे पहले तो आपको लाइन बनाना पड़ता है. समझ में आ रहा है क्या ये चीज? यस सर. तो मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कैसे कहाँ से पास होगा. स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग है इसलिए जितने भी इनइक्वालिटी आएंगे वो जो आपने क्लास 11th में इनइक्वालिटी पढ़े हैं लीनियर टाइप के, जिसमें x और y दो ही वेरिएबल होंगे, कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होगा और सबकी डिग्री 1 1 होगी, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है. बिल्कुल एज इट इज जो आपने 11th में किया था वही करना है आपको. सेकेंड इनइक्वालिटी आपकी है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. x इज मोर देन 0. आप बखूबी समझते हो कि x इज मोर देन 0 क्या होता है. इट ऑलवेज राइट साइड टू x एक्सिस. दिख रहा है? देन थर्ड इनइक्वालिटी है आपके लिए y इज मोर देन 0. तो कभी भी x और y मोर देन 0 है, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है पूरा. अब सवाल इतना ही है कि इनका कॉमन एरिया कैसे निकालते थे. तो कॉमन एरिया आप लोगों को आता था कॉमन एरिया निकालना, शेडेड करते थे एरिया. कुछ याद आ रहा है? लीनियर इनइक्वालिटी में सिस्टम को सॉल्व करते थे, 2-3 इनइक्वालिटी देता था और उसको आप लोग शेडेड एरिया निकालते थे. कभी बाउंडेड आता था, कभी अनबाउंडेड आता था. हमको सिर्फ बाउंडेड वाले केसेस लेने क्योंकि अनबाउंडेड सिलेबस से हट गया है. अभी मैं इन तीनों का ए बी सी और ये जो 3 दिख रहे हैं तीनों का जो है मैं वो इंटरसेक्शन ले लूंगा. तो यहाँ मैं ले रहा हूँ ए, देन इंटरसेक्शन के लिए मीट ऑपरेशन लगाया, देन बी, देन अगेन. ये खैर ये आपको नहीं करना है, आपको तो सिंपल कॉपी में बनाना है. तो देखिए एक मैंने कॉमन एरिया निकाल के दिखाया आप लोगों को. दिख रहा है कॉमन एरिया? कैन यू सी दिस कॉमन एरिया? यस सर. ये बेटा नया बिल्कुल नहीं है आपके लिए, यहां तक आपने किया हुआ है. ठीक है, लाइन खींचना, इनइक्वालिटी शेड करना, शेडेड एरिया बनाना. तो 3 इनइक्वालिटी से आपको सिर्फ एक अगर ये मैं बोलूं कि फाइनली आपको क्या करना है, तो फाइनली आपको ये शेडेड एरिया ही निकाल के दिखाना है. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली ऐसे बताना है. तो ये पहला पॉइंट समझ में आया कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को ऐसे ग्राफिकली शो करना है. ये चीज समझ में आया क्या? अब अगर ऐसा कर लिया है तो इसके आगे जरा भी मुश्किल नहीं है. हम जो करने वाले हैं वो, अब क्या करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा. इसके आगे आप जो करने वाले हो मैं ग्राफ से ही बता देता हूं आपको, क्योंकि सिर्फ ग्राफिकल सोल्यूशन है और कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसमें आपको यह करना है कि जो ग्राफ है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट्स, ग्राफ है कुछ कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको? क्या क्या कॉर्नर आ रहे हैं देख के बताओ, क्या क्या कॉर्नर आ रहे हैं सर? 4,0 0,0 और 0,4. तो वो कॉर्नर पॉइंट निकालने आना चाहिए. अब सवाल आता है कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालेंगे. कॉर्नर पॉइंट तो मैं आपको 11th में भी निकालना सिखाया था. लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट. क्लियर है क्या? यस सर. तो नया कुछ भी नहीं है, वही सारी चीजें जो आप 11th में करते थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. और जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हो तो आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से मेन टास्क क्या है, स्टेप्स क्या है, एल्गोरिथम क्या है, वो आप ध्यान से समझते चलिए. तो पहला एल्गोरिथम तो यही है कि आपको जो ग्राफिकल ये दिख रहा है, ठीक है, तो ग्राफिकल जो लीनियर इनइक्वालिटी आपको उसको ग्राफिंग करनी है. काफी हैंग हो रहा है यार सिस्टम. पॉइंट्स निकालने ग्राफिंग करने के बाद. क्या कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिया आपने? यस दिख सर. रहा है, एक 0 0 आएगा, एक 4,0 आएगा, एक 0,4 आएगा. इसमें कोई डाउट है क्या बताइए? नो सर. नहीं है कोई डाउट. गुड. अगर इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो अब जो मेथड हम करने वाले हैं, ठीक है, जिस मेथड से हम ये सॉल्व करने वाले हैं उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है?
जिस मेथड से हमको ये सॉल्व करना है, क्योंकि ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा है सॉल्विंग लिखा है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से इसको सिर्फ ग्राफ से बनाना है। अब जिस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं उसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दैट? कॉर्नर पॉइंट में कॉर्नर पॉइंट। तो इसमें अभी कॉर्नर पॉइंट ही आपको समझा दिया कि करना क्या है। सबसे पहले ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ से जो बाउंडेड एरिया आएगा उसके आपको क्या निकालने हैं? कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, बस हो गया। टेबल बना के सॉल्व करना आपको बता देते हैं। अभी कॉर्नर तो आ गया आपके पास, अभी कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं, आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सो जस्ट लेट मी शो यू the question and its graph. Now can you see the change the screen? Can you see the question and the graph? Yes, sir. yes देखो अगर आपको क्वेश्चन और ग्राफ दोनों दिख रहा है तो सबसे पहला काम तो ये है कि क्वेश्चन जो है वहां से आपको ये ग्राफ कन्वर्ट करना है। ये समझ में आ रहा है क्या? मेन टास्क है इस ग्राफ तक आना। क्वेश्चन दिया है, इस ग्राफ तक आपको पहुंचना था। तो देखिए हम इस ग्राफ पे पहुंच गए हैं और ये जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है इसी को ही ग्राफिंग में यूज करते हैं, ऊपर ऑब्जेक्टिव को यूज नहीं करते। तो ये आपने ग्राफ बना लिया, ये समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे ही ग्राफ बन गया अब ऑब्जेक्टिव का काम शुरू हो जाएगा और उसको एक टेबल में बनाते हैं। टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और सेकेंड कॉलम है उसमें ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आपका z इज इक्वल टू 3x + 4y। बस ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो आपके x y को बताते हैं, ये समझ रहे हो आप। तो ये पहला कॉर्नर पॉइंट आपका 0 0 आ गया, ठीक है। इसको मैंने O नाम दे दिया। एक को नाम दिया A 4,0, एक पॉइंट को नाम दिया B 0,4। तो इतनी चीजें समझ में आ रही है क्या? कॉर्नर पॉइंट्स। तो मेन सारा खेल कॉर्नर पॉइंट्स का है और कॉर्नर पॉइंट्स ग्राफिंग से आता है। तो कॉर्नर पॉइंट निकालना ही सोल्यूशन है। तो ये कॉर्नर पॉइंट ही सोल्यूशन बनने वाले हैं और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइज लिखा है तो जिसका सबसे ज्यादा नंबर आ जाए मैक्सिमम। तो देखो यहाँ तो z 0 आएगा, यहाँ पे z जो है वो 12 आएगा और यहाँ पे z जो है 16. वो 16 आएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है? मैक्सिमाइज की। करना। तो जीरो का सॉल्व करने का मतलब होता है यहाँ पे x और y की वैल्यू बताना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 0 और y की वैल्यू आ गई 4, यही सॉल्विंग है और इसी को कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्टिव कॉर्नर पॉइंट मेथड के टेबल पे, और जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो ग्राफिंग में यूज होता है। बस इतना ही पार्ट है और कुछ नहीं। समझ में आया क्या? यस सर पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। आगे के जो एक्सरसाइज है 12.2 आपको बनाना नहीं, सिलेबस से हटा दिया है क्योंकि आपको इसमें डिलीटेड पार्ट है क्या? किसी के पास थोड़ा भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? सर मैंने भेज दिया। अच्छा आपने भेजा है, गुड। तो आपको उसमें थोड़ा दिख रहा है क्या? पढ़ के थोड़ा बताओ तो मुझे क्या लिखा है स्पेशली डिलीटेड पार्ट में। तो उतना ही लिखा है सर, वही 2 टॉपिक बस लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है? द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स और अनबाउंडेड। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हटा दिया, इसका मतलब क्या है? आपको जो वर्ड प्रॉब्लम देता तो उसको बोलता कि मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन करो, तो बिना मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के तो वो सॉल्व होगा नहीं। तो कुल मिला के वर्ड प्रॉब्लम ही डिलीट कर दिया है। ये समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आपको जो भी एलपीपी मिलेगा वो कैसा एलपीपी मिलेगा? फॉर्मुलेटेड मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम नहीं देगा। फॉर्मुलेटेड एलपीपी देगा और उसमें भी वो क्या देगा? बाउंडेड देगा, क्योंकि अनबाउंडेड वाले केसेस भी हटा दिए हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? तो 12.1 आपको बनाना है। अनबाउंडेड वाला क्या होता है? हाँ बेटा, अनबाउंडेड वाला क्या होता है सर? अनबाउंडेड में क्या होता है, जो ये जो रीजन है ना फिजिबल एरिया आपका जो बाउंडेड दिख रहा है उसमें वो अनबाउंडेड हो जाता है। वो एरिया अनबाउंडेड, वहां भी कॉर्नर पॉइंट ही आते हैं, बट थोड़ा सा चेंज है मेथड में। क्लियर है क्या? यस सर। तो 12.1 बना लेंगे। एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिए हैं 12.1 के पहले, वो आप लोग बना के ट्राई करिए, समझिए और फिर मुझे बताइए। ग्राफिंग और टेबल समझ में आया क्या? यस सर यस
ओके ठीक है, गुड। तो ये आप करिए और मुझे बताइए। एक और नया चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट चैप्टर। और काफी बहुत सारा मटेरियल भी उसका रिड्यूस हो गया है, तो क्या क्या वहां से हटा दिया एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो तो प्रोबेबिलिटी से क्या क्या डिलीट किया है, पढ़ो। mean and variance of random variable or binomial probability distribution. क्या क्या हटाया है? Mean मीन and हटा दिया। variance of हाँ random variable और binomial probability distribution, यही दो टॉपिक हटा है, अच्छा दो या तीन। अच्छा ठीक है, गुड। देखो ऐसा है कि मीन वेरिएंस एक बड़ा टॉपिक था, वो हटा दिया। बहुत बड़ा टॉपिक था मीन और वेरिएंस का, काफी डाइल्यूट कर दिया है। बेस थ्योरम होगा मेरे ख्याल से। और इसके आगे क्या बेस थ्योरम भी हटाया है क्या? नहीं सर, बस यही दोनों और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी तो लास्ट ईयर से ही हटा दिया था। इस साल से आपका मीन और वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हटा दिया है। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्या है तो मैं बता दूं आपको, सिर्फ बेस थ्योरम तक कवर कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टोटली हटा दिया, चाहे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम की चीज को ही खत्म कर दिया इसने, ठीक है। तो आपके 12th में प्रोबेबिलिटी में अभी तक से दो पार्ट हुआ करते थे, एक बेस थ्योरम बिल्कुल सेपरेट पार्ट, और दूसरा होता था डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हटा दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपका बेस थ्योरम है वो पूरा रखा है। तो मैं आज बेस थ्योरम के बारे में ही बात करूंगा कि बेस थ्योरम तक पहुंचने तक क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, और उसकी जर्नी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। फिर लास्ट में बताऊंगा कि बेस थ्योरम क्या होता है। तो बेस थ्योरम हम लोग आज नहीं करेंगे, हम लोग एक दो दिन बाद करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या क्या टॉपिक है, बेस थ्योरम पढ़ने से भी पहले बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, बेस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपका चैप्टर 12, आपका जो 12th की जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 वो स्टार्ट ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहुंचने से पहले हमने 11th में क्या क्या पढ़ा था वो एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ, फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चैप्टर सॉरी प्रोबेबिलिटी 11 तक आपने क्या क्या पढ़ा है, तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की चीजें आपने पढ़ी हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा खास कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक सिंपल चीज जो हुआ करती थी वो हम लोग पढ़ते थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता था। तो टोटल आउटकम नीचे होता था, सैंपल स्पेस, ठीक है, और फेवरेबल आउटकम, इस तरह की ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते थे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है, क्या चेंजेस आ जाते हैं, वो हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एकदम समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान है। आपको दो ही चीज, आपको जो जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, सैंपल स्पेस क्या है, ठीक है। अगर आप सैंपल स्पेस समझ जाएंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए कि हम आपके बुक पे आते हैं और इसके जितने भी सैंपल स्पेस हैं, आपका जो एक्सरसाइज है 13.1 वहां पे आते हैं, ठीक है। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। बुक की भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? एक्सरसाइज 13.1। यस सर। यस सर। इसमें इसमें स्टार्टिंग के कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, ये हम अभी नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट बनाने के बाद फॉर्मूले पे आएंगे। पहले हम कंसेप्ट बनाएंगे कि होता है क्या है, उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है, चारुल पढ़िए। Yes, sir. A coin is tossed 3 times. Where? First one. E head on third toss and F head on first 2 tosses. Where E at least 2 head. Where F at most 2 head. देखिए पहले The third. पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 3 क्वेश्चन का 3 एक साथ सेट दे दिया है, देयर आर 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में आने से पहले, इन क्वेश्चंस में आने से पहले जो है, मतलब तीनों क्वेश्चन को एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग क्या है।
अगर ये सिंगल वर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गए आप, तो इसके आगे मुझे आपको कुछ भी नहीं पढ़ाना पड़ेगा, एकदम स्मूथ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं पे लिखा है क्या हेडिंग वगैरह में कि क्या करना है क्वेश्चन में? तो इसके एकदम ऊपर में हेडिंग में लिखा है, आपको अभी दिख नहीं रहा है वो, एक सिंगल लाइन पे लिखा है, कोड में लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E when f is given। इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। वर्ड मैं आपको पहले समझा दूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी को समझना। पूरा प्रोबेबिलिटी एक सेट थ्योरी है। आपके लिए अभी जिस लेवल पे आप प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो, सैंपल स्पेस एक यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो सबसेट्स होते हैं। बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कॉमन हो सकते हैं, कॉमन नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यही प्रोबेबिलिटी, इसी डायग्राम को समझना जो आप पहले 11th में पढ़ चुके हो। तो इसी डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। अभी यहाँ ये पूछ रहा है कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, एफ ऑकर्ड हो चुका है। तो पहले मैं पढ़ूं कि इसमें सैंपल स्पेस क्या है, तब तो मैं इवेंट की प्रोबेबिलिटी बाद में निकाल लूंगा। इवेंट जितने सर्कल दिख रहे हैं वो सब इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं पहले सैंपल स्पेस में क्या आएंगे, टोटल एलिमेंट्स को पता कर लूं। अ कॉइन इज टॉस, जब भी एक कॉइन टॉस होगा 3 टाइम्स, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ। सर 8 आएगा। हेड टेल के ऐसे 3 बनेंगे ब्रांच। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाइनरी ट्री समझ में आ रहा है। तो टोटल 8 एलिमेंट बनेंगे सैंपल स्पेस पे, ये आपको समझ में आ गया। अभी ये बोलता है कि एफ हैज ऑकर्ड, मतलब मालूम चल गया है, ये पता चल गया है कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये मालूम चल गया। अगर मालूम नहीं चलता तो 8 में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर ये मालूम है, ये गिवन है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस किसमें आएंगे वो देखते हैं। किसमें आएगा बताओ? तो फर्स्ट वाले हेड कब आएगा? हेड कब आएगा ये देखिए आप। पहले कितने केसेस होंगे जिसमें हेड शुरू के 2 में आएगा? तो हेड के बाद टेल हो सकता है, हेड के बाद फिर से हेड हो सकता है, और कोई दूसरा नहीं बनने वाला है। यही 2 केस हैं। Yes. ये समझ में आ रहा है क्या? कोई तो ये क्या चीज है, ये मालूम चल गया है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस है। अब सैंपल स्पेस इसके अलावा कुछ और होगा क्या? नो सर। जब ये नो सर। मालूम चल गया, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक बॉक्स है, बॉक्स में 6 चिट्ठी मैंने रख दी, 1 से लेकर 6 तक प्रिंटेड है, ठीक है। अब वहां से एक ये निकालना है, चिट्ठी निकालनी है आपको, ठीक है। अब चिट्ठी निकाला और किसी ने बात को लीक कर दिया, ठीक है। देख लिया चिट्ठी निकालने के बाद किसी ने, और ये बता दिया कि एक कोई नंबर है जो 3 से ऊपर है। ये बात लीक कर दी किसी ने कि पहले तो किसी को मालूम नहीं था, ठीक है। तो आंसर देने वालों को मालूम नहीं था कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता था, वो लोग ये सोच रहे थे। बट ऑर्गेनाइजर में से ही किसी ने बात को लीक कर दिया कि जो चिट्ठी में से आउटकम है वो 3 से ऊपर कोई नंबर है। तो अब क्या हो गया, अब जो गेम खेलने वाले लोग हैं वो, उनको मालूम चल गया है कि अब सैंपल स्पेस से 6 एलिमेंट नहीं होगा, अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 3 एलिमेंट हो जाएंगे। 3 से ऊपर मतलब 4 5 6 हो जाएगा। और वहां अगर कोई बोलेगा कि 4 के विनिंग के चांसेस क्या हैं, तब क्या होंगे बता दो ऐसे सिचुएशन में? 1/3। 1/3 हो जाएगा। और अगर पता नहीं होता तब क्या होता चांसेस? 1/6 होता। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यस है? सर। अच्छा, कभी कोई पुरानी फिल्में देखे होंगे, मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को, मैथमेटिकल पार्ट में तो आएंगे। कभी पुरानी फिल्में देखना आप, रेट्रोज टाइम की, ठीक है, जिसपे काफी गैम्बलिंग वगैरह के सीन दिखाए जाते थे। तो उसपे क्या होता था कि प्लेयर लोग प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, उधर से कोई एक लड़की आती थी, हीरो के पीछे में खड़ी हो जाती थी, वो चश्मा वगैरह लगा के ऐसे कुछ अपने हीरो को इशारा करती थी कि ये ऐसा कुछ नंबर वगैरह है। तो ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में क्या है कि उसने एक तरह से बता दिया कि आउटकम क्या है, या तो उसने सैंपल स्पेस को रिड्यूस कर दिया। जैसे अगर सपोज वो उसने पूरी तरह से पूरी पत्तियां नहीं बताई, तो कुछ इशारे करके उसने ऐसे बता दिया कि कोई एक किंग आया है या क्वीन आया है, या ऐसे कुछ उसने बता दिया कि मालूम चल गया कि हाँ ये जो 3 पत्तियां निकली ये इस तरह के कैटेगरी के। तब क्या हो जाएगा, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तब बदल जाएगी ना प्रोबेबिलिटी।
तो आप ये समझिए कि अगर हम उसी सीन को अगर हम आपके क्लास में अप्लाई करते तो किस तरह से अप्लाई करते। सपोज कि आपके क्लास में एक इस तरह का गैम्बलिंग का कोई टूर्नामेंट कराया जा रहा है, गैम्बलिंग का कोई गेम कराया जा रहा है, बच्चों के लिए कराया जा रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए। अब उसमें कि कोई एक स्टूडेंट आया, चिट्ठी निकाला, ठीक है। अब बाकी लोग हैं उनके जो साथी खिलाड़ी, उनको बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या ये निकलने पे वो जीत जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 नंबर था, उसने नंबर देख लिया और उसने इशारों में अपने साथी मित्रों को ये बता दिया, फ्रेंड्स को ये बता दिया कि इसमें जो नंबर आया है वो इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है। उसने ऐसा कोई कोड वर्ड यूज किया कि वो लोग समझ गए। तो अब क्या होगा, वो लोग गेस करेंगे, आउट ऑफ 6 गेस करेंगे कि आउट ऑफ 3 गेस करेंगे? आउट ऑफ 3। तो ये हुआ क्या, एक्चुअल में जो सैंपल स्पेस जो इतना बड़ा था वो छोटा कर दिया। इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। यस सर। अगर ये बात समझ में आ रही तो अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, सिर्फ ये वर्ड समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए है कि यहाँ ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एफ जो इवेंट दिया है उसका मतलब है कि वो हो चुका है, ऑकर्ड है, ये मालूम चल गया लोगों को। क्या मालूम चल गया है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस मालूम चल गया है। तो अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2 ही एलिमेंट आएंगे। अब बताओ हेड ऑन द थर्ड टॉस कितने हैं? 1/2। तो इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज ऑकर्ड। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। चीजें समझ में आ रही क्या? सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देवधारीवाल पढ़िए सेकंड क्वेश्चन का एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 2 हेड्स। ये मालूम चल गया कि 2 हेड हैं कम से कम, ठीक है। इसी तरह का कोई गैम्बलिंग गेम कराया जा रहा था, उसमें से एक पर्सन ने इस बात को लीक कर दिया, जस्ट कहानी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस बात को लीक कर दिया और उसने बता दिया कि भाई जो आउटकम है आउट ऑफ 8 उसमें से एटमोस्ट 2 हेड तो है ही है, उसमें मैंने देख लिया 2 हेड तो दिखे मुझे, समझ रहा हो? तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या, इट्स गेम ऑफ चीटिंग, इट्स गेम ऑफ गैम्बलिंग। तो देखो सैंपल स्पेस अब क्या हो जाएगा, न्यू सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। पुराना सैंपल स्पेस तो आपको पता है 8 होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन 8 हो जाएगा। बट अब जब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब सैंपल स्पेस एस नहीं बनेगा। 4। अगर मैं ई की प्रोबेबिलिटी एस के रिस्पेक्ट में निकालता तब ये सिंपल प्रोबेबिलिटी हो जाता जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो। ये समझ में आ रहा है क्या? तो लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये करने वाला हूं कि मैं जो सैंपल स्पेस है उस पर क्या ले रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ले रहा हूं। ये समझ में आ रहा है? अब क्योंकि मैं एफ से ही सेलेक्ट करने वाला हूं, बताओ एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। एफ सेट में क्या होगा, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, सर 7 में टेल भी हेड हेड, एटमोस्ट 2 हेड बोला है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो और भी आ सकते हैं। और- मतलब हाँ सर, हेड टेल एक वाला भी हो सकता के अलावा सब कुछ आ मतलब जाएगा सर। मतलब एक ही चीज हटेगा, एटमोस्ट 2 हेड है, ज्यादा ज्यादा 2 ही हेड है, मतलब उसमें कौन सी चीज नहीं है, ट्रिपल एच वाला सिचुएशन नहीं, बाकी सब कुछ है। तो 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, देख लो। अब इसी 7 में से लूंगा ना मैं, ई जो भी लूंगा वो, क्योंकि मालूम चल गया ऑब्वियसली, नहीं है तो क्यों लूंगा मैं ट्रिपल एच। तो यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड का क्या मतलब है, 2 हेड तो आना चाहिए। अब यहाँ एटमोस्ट 2 हेड ही है, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड लेना है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे। सर देखो 3। ई को अगर मैं लिखूं एटलीस्ट 2 हेड्स, तो ये इस तरह से लिखूंगा, हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, यही इतने एलिमेंट आएंगे ई में। अब एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ट्रिपल एच को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा, एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, टी एच एच आएगा, लाइकवाइज टी टी एच आएगा, देन टी एच टी आएगा, एंड एच टी टी आएगा, और ट्रिपल टी भी आएगा, क्योंकि उसमें एक भी हेड नहीं है, तो एटमोस्ट 2 हेड बोला है, तो ट्रिपल टी भी इसमें आ जाएगा। तो ये टोटल 7 एलिमेंट समझ में आ रहे हैं क्या? अब इन दोनों में कॉमन, अब इसी में से तो लेना है ना मुझे एफ में से तो ई चूज करना है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है वो देखना पड़ेगा, कॉमन क्या क्या है इसमें ये तीनों चीज कॉमन है। तो ऊपर क्या क्या लिखना पड़ेगा, नीचे ऊपर आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन, तो यही बताएगा कि ई इफ एफ इज ऑकर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर 3 है तो आंसर 3/7 बनेगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लें, देवधारीवाल आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। F is at least 1 tail and E is at most 2 tails. मुझे एफ पहले बताएंगे क्योंकि एफ जो है वो सीधा सैंपल स्पेस बनने वाला है यहाँ पे, तो बताइए At एफ क्या least होगा।
एटलीस्ट वन टेल का क्या मतलब है? सर मतलब एक और चीज हट गई, सेम चीज हट ट्रिपल गई एच ना, नहीं आएगा। ट्रिपल एच फिर से हट गया। ट्रिपल एच तो नहीं यहाँ पे आएगा सर। नंबर ऑफ एफ कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 7 ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो जाएंगे बताओ? एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल आए, तो 0 टेल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि एटलीस्ट 1 टेल बोला है। तो 1 टेल वाले कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। HT, यहाँ पे भी 7 है। 1 टेल वाले कितने होते हैं? हाउ मेनी 1 टेल एलिमेंट्स? एफ में देखो एटलीस्ट 1 टेल बोला है, तो इसमें आ जाएगा एटलीस्ट 1 टेल डाल रहा हूँ, देखो टेल, HTH, HHT। अब दो वाले आएंगे, दो टेल, 2 टेल H टेल टेल एंड टेल H टेल, देन 3 वाले आ जाएगा, 3 एक ही होता है। ये 7 एलिमेंट्स आ गए। अब एटमोस्ट 2 टेल का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल आने चाहिए, इसका क्या मतलब है? सर HHH और TTT हट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आ सकता है, मतलब HHH तो हट गया, पहले ही सैंपल स्पेस पे नहीं है वो, करेक्ट? सर लास्ट वाला भी हट जाएगा। TTT भी हट जाएगा सर। अब ये वाला सिचुएशन यहाँ हट जाएगा, तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? ओरिजिनल ई के हिसाब से आप देखते तो ई में तो सब कुछ आता, ई में क्या क्या आता? एटमोस्ट 2 टेल बोला है। एटमोस्ट 2 टेल मतलब कहाँ से शुरू होता? टेल टेल एच, एच टेल टेल, टेल एच टेल, ठीक है। एटमोस्ट 2 बोला है, तो 2 तक तो पहुंच गए। एक भी आता, टेल एच टेल, सॉरी टेल हेड हेड, देन हेड टेल टेल, देन क्या आता? HTH, सर हेड टेल हो गया। और इसमें HH भी आता, क्योंकि इस पे क्या नहीं है? सर 0 टेल है। 0 1 0 टेल, 1 टेल, 3 टेल, 2 टेल, सब आ गए। वैसे भी 3 टेल नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है? तो कॉमन क्या चीज है? ई और एफ में कॉमन क्या क्या है? अब ये तो है नहीं कॉमन, ये वाला चीज तो हट जाएगा। The remaining तो 6 कॉमन क्या क्या हुआ? कॉमन लिखेंगे क्या? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या कॉमन आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन आ जाएगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या बन जाएगा? सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 6/7। 6/7। समझ में आ रहा है क्या? तो पूरा खेल इसी चीज को समझना है। कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी पढ़ें, दुनिया के किसी फॉर्मेट में जाके पढ़ें, ठीक है। आगे चल के और हायर लेवल पे जाएंगे तब वो फंक्शन का फॉर्मेट ले लेता है। अभी आपको इसी साल समझ में आ जाता है बाइनोम, जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाता तभी उसमें फंक्शन आ जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एज अ फंक्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट वो पार्ट हटा दिया है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में जाके पढ़ें, हमेशा यही याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी इतना ही होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल सैंपल। तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा कि सैंपल सॉरी जो सैंपल स्पेस है आपकी वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका साइज छोटा कर देंगे बिकॉज कंडीशन लगा दिया। ये समझ में आ रहा है क्या? उसके अकॉर्डिंग ही प्रोबेबिलिटी, उसके रेफरेंस में ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। तो ये बड़ा एक आसान सा टॉपिक था। अभी हम इसमें कुछ और क्वेश्चन जो है वो ऐड करेंगे। अब अभी तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बढ़ाया, अभी आप लोग आंसर देंगे। फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही आंसर देना आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है देवधारीवाल। Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum of numbers on the dice is 4. समझाइए क्वेश्चन, समझाइए क्या समझ में आ रहा है। जहां भी गिवन लिखा रहेगा वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर पार्ट बनेगा। Dices are different. सर दो डाइस अपन फेंकते हैं तो हमेशा दो अलग अलग नंबर निकलते हैं, तो अपन को उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने की जिनका दो नंबर का सम 4 हो। ओके गुड। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, तो ये गिवन का मतलब हो गया यही कंडीशनल है, यही कंडीशन है। जहां भी गिवन वर्ड रहते हैं ना वही कंडीशन है। अच्छा कंडीशन नहीं होता तो ओवरऑल सैंपल स्पेस पे कितने एलिमेंट आते हैं? अनुभव, व्हेन वी थ्रो टू डाइस टुगेदर हाउ मेनी आउटपुट? Yes sir, 36. अगर दो डाइस एक साथ फेंके जाएं तो बिना कंडीशन के कितने आएंगे एलिमेंट सैंपल स्पेस में?
सर 36। 36 आता है, ये आपको पता है। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, सैंपल स्पेस छोटा कर दिया। क्या गिवन है, 2 नंबर्स अपीयरिंग और डिफरेंट, दोनों नंबर डिफरेंट है। बताओ दोनों नंबर डिफरेंट कब हो सकते हैं, जब क्या 1 ना है, 1 2 2 अगर नहीं हो। 2 2 3 3 हट सेम जाएगा। ना डबल आए हटा देंगे सर। बिल्कुल डबलेट्स हटा देंगे तो फिर बाकी आ जाएंगे। तो 36 में से डबलेट हटा दिए तो 30 डिफरेंट हो गए। तो सैंपल स्पेस पे अब सैंपल स्पेस 36 नहीं बनेगा, 30 बन जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई इज इवन 4, द सम ऑन डाइज इज 4। तो सम ऑफ 4 कब आता है, कितने बार आता है, 4 है तो 3 बार ही आएगा, जोड़ लो। 1 3 ये टेबल 2 तुम लोगों को 2 पढ़ाया पर हो। एक 2 2 भी आता है सर, एक 2 2 भी आता है तो वो हट जाएगा ना। हाँ 2 2 भी आता है तो वो हट जाएगा, वेरी गुड। तो देखो ये वाला टेबल हमेशा याद रखना, ये प्लस किया, ये कंपोजिशन टेबल है, आप बना लेना, ठीक है। बहुत सारे जगह पे ये काम आता है, जब भी अच्छे क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो ये लॉजिक काम सर आएगा 2 आपके। by 30 होना चाहिए था ना। 2/30 होगा क्योंकि वो हट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 + 1 2 होता है, देन 2 + 2 4 6 8 10, ठीक है। ये कहाँ चला गया, ये 10 ये 12, इस तरह से होता है। और बाकी के नंबर्स में क्या आ जाएंगे इधर, 2 3 4 5 6 7, तो ये आप लोग बना लेना, 3 4 5 6 7 8, then 4 5 6 7 8 9, then 5 6 7 8 9 10, then 6 7 8 9 10 11, यहाँ 12 आएगा, then 7 8 9 10 11। तो देखो 4 कहाँ पे आ रहा है सम, 4 जो सम आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, कितनी जगह पे 4 सम आ रहा है, 3,1 1,3 और 2,2। इतनी जगह पे ही आ रहा है। लेकिन इसमें से ये वाली जो जगह है वो डबलेट्स का भी सम आ रहा है, वो हट जाएगा। तो इसीलिए आ जाएगा आपका आंसर 2/30, आंसर इज 1/15। क्लियर है क्या, यस इस तरह से बना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये तो समझ लिए कि ठीक है सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, हाउ टू राइट दिस इन द एग्जाम। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो गिवन है उसको आप सीधे लिख दीजिए एफ। एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे अब वो तो आप बता नहीं सकते, ठीक है, पूरा लिस्ट आउट कर नहीं सकते, करना चाहे तो कर भी दीजिए, बट एक शॉर्ट में अगर लिखना चाहें कि बस बता सकते हैं एफ इज अ इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट बता रहा हूँ, एफ इज सच दैट, क्या इवेंट है, व्हाट इज एफ, ये कॉपी पेस्ट कर दो लाके यहाँ पे, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस आर डिफरेंट, या सिंपल लिख दो बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। ई इवेंट बता रहा हूँ, इवेंट ई क्या बता रहा हूँ, सम इज 4, सम इज 4, ये वाली लाइन कॉपी कर दो यहाँ पे, ये समझ में आया, ये पहला। तो ई और ई एफ इवेंट तो पहले बता दो, इवेंट बताने बाद नंबर बता दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे एफ में 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सम में कितने आएंगे, अभी सम ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है आपको, क्योंकि हर बार नहीं, जरूरी नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा इवेंट लिख पाए, कई बार बहुत सारे एलिमेंट हो जाते हैं, तो इवेंट ना भी लिख पाए तो एटलीस्ट नंबर तो लिख सकते हैं आप। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे बता दीजिए, डिफरेंट भी है और सम 4 भी है, 2 आ जाएगा यहाँ 30। तो देयरफॉर फॉर्मूला लग जाएगा, लिखने का तरीका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन। तो मतलब यही हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑन द डाइस इज 4 इफ द नंबर्स आर डिफरेंट, इसका मतलब यही है। तो इसको शॉर्ट कोड वर्ड में ऐसा लिखा होगा, तो नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ एफ और ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर ये आप लिखना सीख गए तो सिंपल है फॉर्मूला, और आप समझ गए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यही इसी फॉर्मूले से आगे चल के हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या, यहीं से बनेंगे सारी चीजें। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आएगा तो आगे बेस थ्योरम कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग 13.1 पूरा सॉल्व करिए, मैंने फॉर्मूला भी सिखा दिया, सारी चीजें बता दी हैं। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, डाउट्स लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो कल करेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो उधर एलपीपी का भी एक एक्सरसाइज है, प्रोबेबिलिटी का भी एक एक्सरसाइज है, दोनों बनाइए और बताइए कल, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।